Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is histology of duct system of liver. सबसे पहले डक्ट सिस्टम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये वो सिस्टम है जिसमें जो बाइल फ्लो करता होता है और बाइल प्रोड्यूस होता है हिपैटोसाइट से। हिपैटोसाइट से प्रोड्यूस होने के बाद इसने जाना होगा डूडिनम में, वहाँ पे जाके इमल्सिफिकेशन करेगा ताकि फैट की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो सके। पहले जो बाइल गॉल ब्लैडर में जाएगा जब बाइल की ज़रूरत नहीं होगी, जब बाइल की ज़रूरत होगी तो फिर ये बाइल सीधा डूडिनम में चला जाएगा। तो डक्ट सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा सिस्टम जिसमें बाइल फ्लो करता है गॉल ब्लैडर की तरफ और डूडिनम की तरफ। कहाँ से? हिपैटोसाइट से। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी डक्ट सिस्टम की? द सिस्टम ऑफ डक्ट्स, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द सिस्टम ऑफ डक्ट्स और चैनल्स, सिस्टम ऑफ ducts or channels through which bile flow from hepatocyte। बाइल प्रोड्यूस होता है हिपैटोसाइट से, प्रोड्यूस होने के बाद ये जाता है गॉल ब्लैडर में जब इसकी ज़रूरत नहीं होती। जब इसकी ज़रूरत होगी तो गॉल ब्लैडर से भी सीधा जा सकता होगा। गॉल ब्लैडर से होता हुआ इसने कहाँ जाना होगा? डूडिनम में। डूडिनम के कौन से पार्ट में? सेकेंड पार्ट में। डूडिनम सेकेंड पार्ट। या तो ये बाइल सीधा हिपैटोसाइट से डूडिनम में जा सकता है जब डाइजेशन हो रही हो, और जब डाइजेशन हो रही है तो गॉल ब्लैडर से सीधा डूडिनम में जा सकता है। जब स्टोर करवाना तो ये गॉल ब्लैडर में जाएगा। तो ये बाइल की डायरेक्शन पता चलेगी आपको। अब जो डक्ट सिस्टम है, बेसिकली डक्ट सिस्टम दो तरह का होता है। एक होता है इंट्राहिपैटिक, होता है एक्स्ट्राहिपैटिक। इंट्राहिपैटिक का मतलब वो पार्ट डक्ट सिस्टम का जो लीवर के अंदर होगा उसको बोलेंगे इंट्राहिपैटिक, जो बाहर होगा उसको बोलेंगे एक्स्ट्राहिपैटिक। तो डक्ट सिस्टम को हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा इंट्राहिपैटिक, दूसरा होगा एक्स्ट्राहिपैटिक जो लीवर से बाहर होगा। जो इंट्राहिपैटिक होगा इसकी 5 एग्जाम्पल होगी। बाइल कैनालिकुलाई, इसके बाद आता है बाइल डक्ट्यूल, कैनाल ऑफ हेरिंग आते हैं। फिर आता है बाइल डक्ट्यूल, मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा। फिर आता है इंटरलोब्यूलर, और लास्ट में आते हैं ये यूनाइट करके क्या बनाते हैं? राइट और लेफ्ट हेपैटिक डक्ट। वो हेपैटिक डक्ट लीवर को लीव करेगी पोर्टा हेपेटिस के थ्रू, और दोनों हेपैटिक डक्ट मिलके क्या बनाएगी? कॉमन हेपैटिक डक्ट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन हेपैटिक डक्ट एक्स्ट्रा हेपैटिक पार्ट में। कॉमन हेपैटिक डक्ट जो बेसिकली यूनाइट करेगी 60 डक्ट के साथ, तो मिल जाएगी बाइल डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट भी बोल सकते हैं। तो इंट्राहिपैटिक में 5 पार्ट आते हैं: बाइल कैनालिकुलाई, कैनाल ऑफ हेरिंग, बाइल डक्ट्यूल, इंटरलोब्यूलर और राइट एंड लेफ्ट हेपैटिक डक्ट। तो मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ ये सारा सिस्टम। तो इस डायग्राम में देखिएगा, तो इस डायग्राम में आपको नजर आ रहे होंगे इंट्राहिपैटिक बिलियरी अपरेटस। तो इंट्राहिपैटिक बिलियरी अपरेटस स्टार्ट होता है बाइल कैनालिकुलाई से। तो आपको नजर आ रहा होगा नैरो ट्यूबुलर पैसेज, जो एक साइड से ब्लाइंड होगा उसको बोलेंगे बाइल कैनालिकुलाई। जो बाइल कैनालिकुलाई होता है वो दो हिपैटोसाइट की प्लेट के दरमियान में होगा। इसका मतलब इनकी जो कैनालिकुलर सर्फेस होगी, ये कौन सी सर्फेस है? इनकी कैनालिकुलर सर्फेस होगी, वो आपस में यूनाइट करके एक ट्यूबुलर पैसेज बनाएगी। उस ट्यूबुलर पैसेज को बोलेंगे बाइल कैनालिकुलाई। ओके, फिर आगे बाइल कैनालिकुलाई से कैनाल एंटर होगी, उस कैनाल को बोलेंगे कैनाल ऑफ हेरिंग। क्या बोलेंगे उसको? कैनाल ऑफ हेरिंग। फिर कैनाल ऑफ हेरिंग आगे लीड करेगी कहाँ पे? बाइल डक्ट्यूल्स में लीड करेगी। फिर बाइल डक्ट्यूल से मिलके बनेगा इंटरलोब्यूलर डक्ट। इंटरलोब्यूलर डक्ट मिलके बनाएगी राइट एंड लेफ्ट हेपैटिक डक्ट। राइट एंड लेफ्ट हेपैटिक डक्ट आपस में मिलके बनाएंगे कॉमन हेपैटिक डक्ट। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे राइट और लेफ्ट हेपैटिक डक्ट मिलके क्या बनाएगी? कॉमन हेपैटिक डक्ट। जब कॉमन हेपैटिक डक्ट में सिस्टिक डक्ट आ जाएगी तो उसको बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट या फिर सिंपल बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट हेडोपेनक्रियाज के अंदर एंटर होगी, इसके साथ मेन पेनक्रियाटिक डक्ट फ्यूज करेगी, बनेगा हेपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। हेपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला सेकंड पार्ट ऑफ डूडिनम में एंटर होगा एट द समिट ऑफ मेजर डूडिनल पैपिला। तो ये था पूरा
पैसेज या फिर बिलियरी अपरेटस। दोबारा से आपको इस डायग्राम में दिखाता हूँ। इस डायग्राम में देखिएगा कि ये स्टार्ट होता है इंट्राहेपेटिक पार्ट बाइल कैनालिकुलाई से, बाइल कैनालिकुलाई से लीड कर रहा है बाइल डक्ट्यूल की तरफ। सिर्फ आपको बाइल कैनालिकुलाई में कोई सेल्स आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन किनालोफेरिंग और बाइल डक्ट्यूल इनको लाइन करने वाले स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। ये जो सेल आपको नजर आ रहे होंगे, ये इन सेल्स को बोलते हैं कोलेंजियोसाइट। तो नेक्स्ट हमने पढ़ना है कोलेंजियोसाइट को। तो कोलेंजियोसाइट तमाम जगह पे होंगे, तमाम बिलियरी अपरेटस में होंगे, सिवाय बाइल कैनालिकुलाई पर, क्योंकि बाइल कैनालिकुलाई सिंपल ब्लाइंड ट्यूबुलर पैसेज होते हैं। ये सिर्फ कैनालिकुलर सरफेस की वजह से बनते हैं, उनके दरमियान परफेक्ट एपोजिशन होती है जिसकी वजह से बाइल कैनालिकुलाई बनते हैं, और यहाँ पर कोलेंजियोसाइट नहीं होते। इसके सिवा बाकी हर जगह पे होते हैं। तो नेक्स्ट हमने पढ़ना है कोलेंजियोसाइट। ये सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोलेंजियोसाइट, कोलेंजियोसाइट तमाम बिलियरी अपरेटस को अंडरलाइन करेंगे सिवाय एक पार्ट को, वो होगा बाइल कैनालिकुलाई। तो एक्सेप्ट बाइल कैनालिकुलाई ये हर जगह पे होंगे। दे आर प्रेजेंट इन ऑल बिलियरी अपरेटस। इनकी जो शेप होती है वो शेप चेंज हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ डक्ट। जो शॉर्टर डक्ट होती है, स्मॉलर, तो वहाँ पे क्यूबाइडल शेप हो गई, क्यूबाइडल हो गए इन स्मॉलर डक्ट, और लार्जर डक्ट के अंदर ये कॉलमनर हो गए। इनकी लूमिनल सरफेस के ऊपर माइक्रोविलाई और प्राइमरी सीलियम होंगे। ये माइक्रोविलाई और प्राइमरी सीलियम रीअब्सॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। माइक्रोविलाई और प्राइमरी सीलियम होगा लूमिनल सरफेस पर। ये रीअब्सॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब इनका रोल क्या होता है कोलेंजियोसाइट का? तो इनका रोल एब्सॉर्प्शन में भी आएगा और सिक्रेशन में भी आएगा। ये वाटर की सिक्रेशन करते हैं, क्लोराइड की, बाइकार्बोनेट की, बाइल के अंदर। तो ये बाइल के अंदर क्या करेंगे? सिक्रेशन कराएंगे तीन चीज़ों की, वाटर की, दूसरा क्लोराइड की, और तीसरा बाइकार्बोनेट आयन की बाइल से, और तीसरा और दूसरा ये रीअब्सॉर्प्शन करेंगे किसकी? स्पेलिंग खराब हो गई, बाइल एसिड की, अमाइनो एसिड की, और तीसरा हम कह सकते हैं ग्लूकोज की। तो ये सिक्रेशन कराएंगे वाटर की, क्लोराइड की, बाइकार्बोनेट की, रीअब्सॉर्प्शन कराएंगे बाइल एसिड की, अमाइनो एसिड की और ग्लूकोज की। तो ये तो हो गया कोलेंजियोसाइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि लीवर की रीजनरेटिव कैपेसिटी कैसी होती है। बस ये लास्ट टॉपिक है आज का, रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ लीवर। लीवर रीजनरेट कर सकता होता है तो इसके बाद दो मैकेनिज्म होते हैं। या तो जो हिपैटोसाइट बाकी रह गए या सर्वाइविंग हिपैटोसाइट है उनकी माइटोटिक डिवीजन हो जाए और वो डैमेज हिपैटोसाइट को रिप्लेस कर ले। तो पहला जो मैकेनिज्म होगा उसको बोलेंगे माइटोटिक डिवीजन ऑफ सर्वाइविंग हिपैटोसाइट। दूसरा ये मैकेनिज्म होगा कि कुछ स्टेम सेल्स होती है उनकी एक्टिवेशन हो और वो आके इनके नंबर को रिप्लेस कर दें। तो एक्टिवेशन ऑफ हेपेटिक स्टेम सेल्स, और ये हेपेटिक स्टेम सेल्स कहाँ पे मौजूद होती है? किनालो हेरिंग में। ये एग्जाम में एमसीक्यू आता होता है। तो ये कहाँ पे होगी? किनालो हेरिंग में। ओके, तो ये था रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ लीवर। और हमारी वीडियो भी खत्म होने वाली है, तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।